तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के दो टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया कि रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। हमने देखा कि देख कर कैसे बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने देखा। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनमें से पहला जो है वो है केमिकल इक्वेशंस, यानी रासायनिक समीकरण। हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, और ये भी साथ ही साथ जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और साथ ही साथ जैसे छोटे बच्चों के लिए बिस्किट होता है, वैसे पार्ले जी बिस्किट, वैसे आप लोगों के लिए एक पार्ले जी छोटू टाइप का बिस्किट आया है, वो है ट्रिक ऑफ बैलेंसिंग। मतलब भाई देखिए, यहाँ पे बैलेंसिंग में तो सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे करें, लेकिन ये जो ट्रिक ऑफ बैलेंसिंग हम आपको बताएंगे वो टोटली मैथमेटिक्स पे आधारित है। अगर आपको इक्वेशन जो आप क्लास 6-7 में इक्वेशन सॉल्व करना पड़े होंगे वो आ रहा होगा, तो आप इस किसी भी केमिकल इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों, आणविक सूत्रों, मोलों तथा अवस्था की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। इसका मतलब ये कि जो केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती है उसको हम एक लाइन में यदि लिख दें तो फुल इंफॉर्मेशन ओनली ऑन रीडिंग, केवल पढ़ के ही हम पूरी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? C+O2 गिव्स क्या देता है ये? CO2। अब सोचिए यहां पे जो है C है, इट इज स्टैंड्स फॉर कार्बन, और O2 जो है इट इज स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, एंड CO2 इज कार्बन डाई ऑक्साइड। मतलब हम देख के ही बता सक रहे हैं कि जो C है वो कार्बन है, O2 है ऑक्सीजन है, और CO2 जो है वो कार्बन डाई ऑक्साइड है। इसी प्रकार जैसे H2+O2 गिव्स H2O, 2H2 इधर हो जाएगा। अब जैसे ये वाली केमिकल रिएक्शंस हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारी फाइंड हो रही है? सबसे पहले तो यहाँ पे H जो है ये स्टैंड हुआ है हाइड्रोजन के लिए, O2 मीन्स ऑक्सीजन, H2O मीन्स वाटर। हम देख के बता दे रहे हैं कि जो ये H2O है वो वाटर है। अब इससे हमारे मोलों की संख्या भी स्पेसिफाई हो जाती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और वैसे ही वाटर के बारे में क्या कहेंगे? वाटर या इसके आणविक सूत्र से भी इसको जान सकते हैं,
वाटर को क्या कहेंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर। मतलब यहां पे हमको जानकारी मिल रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के हैं और 2 मोल वाटर्स के हैं। तो देखिए, देख के हम जानकारी बता दे रहे हैं कि केवल केमिकल इक्वेशन को देख के जानकारी बता देते हैं। अब एक चीज और, जैसे जो चीज या जो भी वस्तु जल में घुलनशील नहीं होती है, वो जल में सॉल्यूबल नहीं होती है और वो तली पर बैठती जाती है, तली पर बैठती जाती है, उनके लिए एक एरो का यूज करते हैं, डाउन एरो का यूज करते हैं। उस एलिमेंट के बगल में डाउन एरो लगा देते हैं और ऐसे ही जहां पे गैस निकल रही होती है वहां अप एरो लगा देते हैं, अप एरो लगा देते हैं, ये एरो लगा देते हैं। जैसे हमने कल देखा था जिंक वाला, जिंक ग्रेन्यूल्स का एग्जांपल देखा था ना, क्या देखा था, Zn प्लस H2SO4 है, ये इससे रिएक्ट हुआ तो क्या बना, ZnSO4 प्लस यहां पे क्या हो रहा था, H2 गैस निकल रही थी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, H2 एरो लगा सकते हैं, मतलब गैस निकल रही है, ये बताता है कि गैस निकल रही है। जलीय विलयन को हम AQ से प्रदर्शित करते हैं, जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं और जो सॉलिड होंगे उनको S से प्रदर्शित करेंगे, लिक्विड को L से प्रदर्शित करेंगे और गैस को G से प्रदर्शित करेंगे। जैसे अभी हम देखे थे ना एक एग्जांपल, C+O2 गिव्स CO2, तो उसमें क्या था, उसमें क्या था, जैसे ये है C+O2 गिव्स CO2, यहां पे C जो है वो सॉलिड अवस्था में है, O2 जो है वो गैस अवस्था में है और जो CO2 है ये भी गैस अवस्था में है। तो इस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन के माध्यम से हम विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब एक बात आती है, आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो दिस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। मतलब द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बनाया या बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उसमें क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है A+B गिव्स AB। इधर क्या होता है, हम कल ही चर्चा कर चुके थे, इधर जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है, और इधर वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को माइंड में रखें तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का होल्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब जो रिएक्टेंट की तरफ का मास होगा वो प्रोडक्ट की तरफ के मास की इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जल का बनना का एग्जाम्पल आइए देखते हैं। जैसे ये हुआ, अब H2 प्लस O तो लिख के ऐसे H2O तो कर नहीं देंगे, H2O तो कर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि O जो है ये हमेशा हमेशा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। इसको हम केवल O नहीं लिख सकते, यहां पे हमको O2 लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही हम O2 लिख दिए, आप देखेंगे दोनों तरफ के मास में इक्वलिटी नहीं है। अब दोनों तरफ का मास इक्वल कैसे होगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, जैसे O2 इधर है, अब 2 इधर O है, उधर भी 2 O होना चाहिए।
उधर 2 करने के लिए 2 यहाँ लिख देते हैं। अब जैसे 2 यहाँ पे लिखे, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ बढ़ गई, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इधर 2 ही हाइड्रोजन है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2H2 हो गया। अब क्या हो गया, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कराने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो आइए अब हम जानते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग के हम 2 मेथड पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड, गेस करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे, गेस करके बताएंगे कि बैलेंस कैसे करना है। और दूसरा हम देखेंगे मैथमेटिकल मेथड, जो पार्ले जी स्टार्टिंग में हम आपसे बोले थे, मतलब हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आइए कुछ सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे सैंपल प्रॉब्लम फर्स्ट, सैंपल प्रॉब्लम, इसमें पहला जो हम देखेंगे, जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2, ये है हमारे पास। तो हम जान रहे हैं कि हमारे पास 2 पद होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स और एक होता है प्रोडक्ट। और हम ये भी जानते हैं कि बैलेंसिंग मतलब दोनों तरफ के मास इक्वल होने चाहिए। अब एक एक एटम करके हम दोनों तरफ बराबर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पहला एटम देखते हैं। यहाँ पे पहला एटम है हमारा कार्बन। अब देखिए रिएक्टेंट की तरफ कार्बन कितने हैं, रिएक्टेंट की तरफ कार्बन 1 है। अच्छा प्रोडक्ट की तरफ, हाँ इधर भी कार्बन 1 ही है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट की साइड कितने ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट की साइड भी भाई O2 ही है। और प्रोडक्ट की साइड इधर भी O2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है और हमारा केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बनाते हैं, याद रख लीजिएगा, सरकारी एग्जांपल है ये। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। इधर हाइड्रोजन दो है, 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम और इधर ऑक्सीजन के 1 एटम। फंस गई बात। अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमने क्या बताया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। कितने इसमें एटम हैं या एलिमेंट कितने हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। चलिए लिखते हैं, इधर कितने एटम हैं हाइड्रोजन के, इधर हमारे एटम हैं 2, इधर भी कितने हैं हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हैं, प्रोडक्ट में हमारे 1 ऑक्सीजन है। अब आप ये सोचिए कि हाइड्रोजन तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हमारा 2 है, उधर 1 है, 1 को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई किए तो यहां पे क्या हो गया, हमारा 2H2O हो गया। लेकिन अब हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे 2H2H कितने हैं, 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पे अब H के कितने एटम हो गए हैं, 2 2 जा 4, 4 एटम हो गए हैं। तो अब दोनों तरफ फिर से हाइड्रोजन को इक्वल करना है, तो दोनों तरफ को हाइड्रोजन को कैसे इक्वल करेंगे, इधर H2 है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किए, अब फिर से देखते हैं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम,
अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 एटम हो गए, अब ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, तो दोनों तरफ के जो मास हैं वो इक्वल हो गए। मतलब अब हम प्रॉपरली कह सकेंगे कि हमारा ये इक्वेशन बैलेंस है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा CH4 ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, CH4 क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा, CCl4 बनाएगा प्लस HCl बनाएगा। अब आप खुद से सोचिए पहले कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंसिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब कि रिएक्टेंट की तरफ जितना मास है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। अब देखिए इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। मतलब पहले ही पता चल गया कि हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। अब हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट में सबसे, और इधर क्या कर रहे हैं, एलिमेंट के नाम लिख ले रहे हैं, C कार्बन, हाइड्रोजन और हमारा क्लोरीन है। तो रिएक्टेंट के साइड में कितने कार्बन हैं, रिएक्टेंट के साइड में 1 कार्बन है और प्रोडक्ट के साइड में भी 1 ही कार्बन है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट के साइड में कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। अच्छा क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारा रिएक्टेंट के साइड कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और प्रोडक्ट के साइड कितना क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है और एक 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे किया जाएगा, इधर 4 का गुणा कर सकते हैं। अब जैसे ही इधर 4 का गुणा किए तो 4Cl हो गया और ये Cl4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 4 और 4 8 क्लोरीन हो गया है और इधर हमारा कितना क्लोरीन है, 2 ही क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन 2 चीज़ है कोई हमारे पास, उसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 2 क्लोरीन है, इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 4Cl2, मतलब CH4 प्लस 4Cl2 गिव्स CCl4 प्लस 4HCl। आइए अब देखते हैं कि क्या अब जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस है। कार्बन इधर कितना है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, 1 ही है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर क्लोरीन कितना है, 8 है, इधर क्लोरीन कितना है, 4 और 4 8 है। मतलब अब जो हमारा ये इक्वेशन है ये क्या हुआ, बैलेंस है, बैलेंस है। ये तो था हमारा एक सिंपल सा मेथड, लेकिन अब हमने इस मेथड को देख लिए, अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं या कुछ घर के लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं, सैंपल प्रॉब्लम, उसको आप अपने से कीजिए और देखिए कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, पहला क्या है, Na+O2 गिव्स Na2O, दूसरा क्या है, MgOH का ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। ये जो पहला और दूसरा है हमारा, इसको आप जस्ट तुरंत कीजिए और करके कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसका किसका सही है और किसका किसका गलत है। और जो तीसरा है हमारा AlOH का थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस H2O, चौथा है NH3 प्लस CuO गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O, और लास्ट है हमारा NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो इतना वर्क है आपके लिए, इतने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए और इसके बाद
हम देखते हैं ट्रिक टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशंस। तो आइए अब देखते हैं एक अच्छी सी ट्रिक टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। और इस ट्रिक को जब हम बता देंगे तो जो अभी सैम्पल प्रॉब्लम आपको दिए थे उसको इस ट्रिक के माध्यम से जरूर कीजिएगा। तो आइए पहला इक्वेशन हम अपने ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये है हमारा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ये इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ A, B, C और D लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, D लिख देते हैं। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, हमारा C के लिए इक्वेशन क्या बन सकता है, कार्बन के लिए सबसे पहले देखिए कार्बन की इक्वेशन क्या बन सकता है। इधर 4 कार्बन है, 4 कार्बन में A का गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4A। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में 1 कार्बन है और 1 कार्बन के साथ C का जुड़ा हुआ है तो 4A इक्वल C हो जाएगा। और ऐसे ही हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 हाइड्रोजन है, 10A हो जाएगा तो 10A लिखेंगे इक्वल, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 में D का जुड़ा हुआ है, आइए 10A इक्वल टू D, तो ये क्या हो जाएगा 10A इक्वल टू D हो जाएगा ये। और ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम है तो हो जाएगा 2B इक्वल। अब ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में देखिए, देखिए भाई 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो 2 का गुणा C के साथ होगा तो हो जाएगा 2C। अब बीच में प्लस का मार्क लगा हुआ है तो प्लस का मार्क लगा दीजिए। O सिंगल है तो केवल सिंगल का गुणा किसी में होता है तो वही अंक आता है तो यहाँ पे आ जाएगा D। ये हमारा 3 इक्वेशन हमको मिल गया। अब सबसे पहला काम जो हम देखेंगे, पहले देखेंगे कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो सब में मौजूद है, A मौजूद है कि B मौजूद है कि C मौजूद है कि D मौजूद है। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा तो कोई सा भी एक को 1 मान लेना। देखते हैं A इसमें भी है, A इसमें 2 जगह A है, इसमें A नहीं है, C इसमें D इसमें, हर सब कुछ सब में 2-2 है। तो चलिए लेट A इज इक्वल टू 1, किसी को भी आप 1 मान लीजिएगा, हम यहाँ पे A को 1 मान ले रहे हैं। जैसे ही हम A को 1 मान लेंगे तो हमारा C का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी C की वैल्यू अपने आप 4 आ जाएगी, C की वैल्यू 4 आ गई। अब C की वैल्यू देखते हैं, जैसे यहाँ भी A का मान रख देंगे तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ से C की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, अगर इस इक्वेशन में C और D की वैल्यू पुट कर दे तो B की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पुट करके देख लेते हैं, तो पुट करने पे क्या हो जाएगा 2B है इक्वल, C की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 2 क्रॉस 4 प्लस D की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 हो गया, तो 2B इक्वल 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 5 13, तो B की वैल्यू क्या आ गई हमारी, B की वैल्यू 13/2 आ गई। अब हम इसको एक जगह नोट कर ले रहे हैं, बाकी पूरा हम क्लीन कर दे रहे हैं। हमारी A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू, सभी वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं तो बाकी पूरा हम क्लीन कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये
ए की वैल्यू, ये इतना बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू। अब इन्हीं ए बी सी डी की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए तो 1 माने थे, तो ये ऐसे ही रहेगा C4, फिर CH4 लिख रहे हैं। ए की वैल्यू जब रख देंगे तो ये C4H10 ही रहेगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू 13/2 आई है, तो ये 13/2 हो जाएगा O2 गिव्स। सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू 4 आई है, तो 4CO2 हो जाएगा, प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, 5H2O। अब ये जो फ्रैक्शन में मान आ गया है, इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये नीचे फ्रैक्शन में 2 है तो सारे समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये अब क्या हो जाएगा, 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर हुआ, 2 से मल्टीप्लाई इधर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8CO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है 10H2O। कितना भी मिला लीजिए ये बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और वो हमारा क्या होगा, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल क्या होगा, NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। ये हमारा है। हम सबसे पहला काम क्या करने के लिए कहे थे, ABCD, ये जितना तक जाएगा EFGH जितना तक जाएगा आप ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए और यहाँ D लिख दीजिए, ABCD लिख दीजिए। अब दोनों तरफ हर एक एटम के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए कंपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो 1A हो जाएगा, A इक्वल, इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है, तो A इक्वल C हो जाएगा। चलिए नाइट्रोजन की बात हो गई, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 है, तो 3A हो जाएगा, इक्वल, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा। चलिए कार्बन की बात हो गई, हाइड्रोजन की बात हो गई, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, यहाँ B है तो 2 ऑक्सीजन, 2 अणु है ना, सॉरी 2 परमाणु है ना, तो 2B हो जाएगा, इक्वल, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 का गुणा D में होगा, तो 2B इक्वल D हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो अधिकतम इक्वेशन में है। 3 इक्वेशन बना है, सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो तीनों इक्वेशन में है। तो ए को ही 1 मान लेते हैं, चाहे जिसको 1 मानिए आंसर आएगा। लेट A इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही A इक्वल 1 माने तो इस इक्वेशन से C की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और ऐसे ही C की वैल्यू 1 आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई। अब B की वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी, B की वैल्यू यहाँ से फाइंड होनी है, लेकिन उससे पहले हमें D की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इज इक्वल टू 1 रखना है, तो 3 इज इक्वल टू 2D होगा, मीन्स D इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब D की वैल्यू 3/2 आ गई, तो 2B इज इक्वल टू D है, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या होगी, 2B इक्वल D की वैल्यू रख दीजिए, D की वैल्यू 3/2 होती है, 2 है, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारी
बी की वैल्यू है। अब हमारे पास सभी वैल्यूज प्राप्त हो गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। आइए अब इसको अपने मेन इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। चलिए यहां पे ए के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो क्या रहेगा NH3 रहेगा, प्लस बी के स्थान क्या रखेंगे 3/4, तो 3/4 O2 रहेगा, गिव्स सी की वैल्यू 1 है तो NO ही रहेगा, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 H2O। तो अभी क्या बताए थे, फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन को हटा दिया करते हैं, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या होगा, इधर 4 है इधर 2 है, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 1 1, 2 2 जा 4, इसका एलसीएम 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 4NH3 प्लस 3O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। तो अब ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन हमको मिला है ये बैलेंस्ड है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या रहेगा वो एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग अपने से कीजिए। और वो है हमारा, वैसे ये सैंपल प्रॉब्लम में भी दिए हैं, तो ये है हमारा CuO प्लस NH3 गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। इस सैंपल प्रॉब्लम को आप लोग करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तब तक के लिए